हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और भी जिस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए होगी, तो उस सब्जेक्ट का नेम मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। अभी आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग के रहेंगे। इसमें 200 क्वेश्चंस की ये पूरी सीरीज रहने वाली है, तो इसके लिए आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके कई पार्ट्स आएंगे और बाकी भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पर भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी। बस आप लोग सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि अंश आवेदन खाता जो है वो किस प्रकार का खाता होता है। रियल अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, इम्पर्सनल अकाउंट है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, ये आपका किस तरह का होता है, ये पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल होते हैं। इम्पर्सनल कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये तीन मेन आपके अकाउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु अप्लाई फॉर शेयर्स मेकिंग इट अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन विच वैल्यू ऑफ शेयर्स। लाभांश आमतौर पर अंशों के किस मूल्य पर दिया जाता है। अथोराइज कैपिटल पर, इशूड कैपिटल पर, कॉल्ड अप कैपिटल पर, पेड अप कैपिटल पर। यहाँ पर कह रहा है जो डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, वो किस तरह की जो कैपिटल होती है उस पर पे किया जाएगा। तो यहाँ पर एक तो अथोराइज होती है। अथोराइज कैपिटल क्या होती है, जो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, सीमा नियम जो होता है, उसमें जो कैपिटल लिखी होती है, जो एक कंपनी अपने पूरी लाइफ में जितनी कैपिटल को इशू कर सकती है वो ऑथराइज कैपिटल हो जाती है। उसमें से जितनी इशू कर रही है निर्मित पूंजी वो हो जाती है। उसमें भी जितनी जो कॉल्ड अप है, यानी कि जितने लोगों ने लेने के लिए, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने लेने के लिए एप्लीकेशन दी होती है, वो कॉल्ड अप हो जाती है, याचित पूंजी हो जाती है। तो यहाँ पर लेकिन जो पेड अप है उसमें से जितनी कंपनी को मिल चुकी है, और सिंपल सी बात है, जितना पैसा कंपनी के पास आया है उसी पर तो लाभांश देगी कंपनी। तो यहाँ पर पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। और इसकी पीडीएफ के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का पिन कर दूंगी मैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम की अधिकतम सीमा क्या होती है। 10%, 20%, 50%, नो लिमिट। तो प्रीमियम कितना होगा, यानी कि अगर कोई जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, आपको 2 रुपीज़ प्रीमियम के साथ 11 रुपीज़ का, सॉरी 12 रुपीज़ का अगर वो शेयर दिया जा रहा है, मिल रहा है, तो ये जो 2 रुपये हैं, क्या ये 2 रुपये ही हो सकते हैं या 5 रुपीज़ हो सकते हैं, कितने परसेंट तक हो सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। लेकिन हाँ, अब एक चीज है कि जो शेयर्स होते हैं उनको आप कटौती पर, यानी कि डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अब जो शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, ये चीज सही है। जो आपका नया कंपनी लॉ है, एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग कि आप डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर सकते, आप उसे प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, या फिर जो उसकी कम मूल्य होता है एड पर उस पर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कौन सा सेक्शन में कहा गया है, 53 में कहा गया है। सेक्शन भी याद रखिए। प्रीमियम का सेक्शन की हम बात करें तो प्रीमियम का 52 सेक्शन है। यहाँ पर सेक्शन भी आपसे पूछ सकता है, और इसका डिस्काउंट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 53 है। एक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डिबेंचर्स होल्डर्स आर द डैश ऑफ ए कंपनी। रिपदधारी जो होते हैं वो कंपनी के क्या है, ओनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो डिबेंचर होल्डर क्या है, जो रिपदधारी हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, डिबेंचर लिए हैं उसकी कंपनी के, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाते हैं, लेनदार होते हैं। ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर हो जाएंगे। और जो क्रेडिटर होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, पत्रों के निर्गमन पर दिया गया डिस्काउंट क्या है।
यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं मैं बहुत ही सिंपल लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, जो 200 क्वेश्चंस तक जाएँगे, सभी तरह के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगी, मॉडरेट लेवल भी, डिफिकल्ट लेवल भी, तो सारी ही वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किस तरह का है, कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो जो डिस्काउंट डिबेंचर्स के इश्यू करने पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर अभी आप कन्फ्यूज़ होंगे, मैंने बताया था डिस्काउंट तो वहाँ शेयर्स की बात कर रहे थे हम। जो शेयर्स होते हैं, उनको डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर बात डिबेंचर की हो रही है, इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरह का होगा, इसको हम किस तरह से मानते हैं, ये आपकी कैपिटल लॉस होती है, पूंजीगत हानि होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ₹10 का शेयर है, उसको आप कितने पे दे रहे हैं, अगर ₹9 पे दे रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस ₹1 का आ रहा है, ये ₹1 क्या है, ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का कैपिटल लॉस होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कैन अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर्स? कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक कंपनी अपने स्वयं के शेयर्स को वापस खरीद सकती है, बाय बैक कर सकती है? सेक्शन 53, सेक्शन 68, सेक्शन 78, सेक्शन 80। तो यहाँ पर जो सेक्शन 68 है वो बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में बताती है कि कंपनी अपने ही अंशों को मार्केट से, ओपन मार्केट से भी खरीद सकती है। अलग-अलग मेथड्स होते हैं जिससे कि वो बाय बैक कर सकती है। तो 68 सेक्शन जो है वो इसके बारे में बताती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी आउट ऑफ। एक कंपनी किसके माध्यम से बोनस शेयर्स जो होते हैं उनको जारी कर सकती है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, जनरल रिजर्व से, इनमें से सभी से। तो यहाँ पर जो बोनस शेयर्स होते हैं कंपनी इन तीनों से ही जारी कर सकती है। पूंजी शोधन संचय खाते से भी, प्रतिभूति खाते से भी, सामान्य संचय से भी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों से ही जारी किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में इसमें, अंडर सेक्शन 63 a company can issue fully paid up bonus shares out of its free reserve security premium or CRR। इनमें से किसी से भी वो किस सेक्शन में है, 63 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर। वह अधिकार अंशों का शोधन केवल तभी किया जा सकता है जब वे पार्टली पेड अप होंगे, फुली होंगे, कम्युलेटिव होंगे, नॉन कम्युलेटिव होंगे। तो इनको शोधन, इनका जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो रिडेम्पशन यानी कि एक टाइम लिमिट के लिए, क्योंकि पहले होता था कि अशोधनीय भी जारी किए जा सकते थे, रिडीमेबल भी जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब जो है वो 20 ईयर्स की लिमिट होती है कि 20 साल के अंदर-अंदर आपको इन शेयर्स, ये जो प्रेफ़रेंस शेयर्स होते हैं, इनकी जो भी अमाउंट होगा उसको वापस से रिफंड कर देना है, यानी कि रिडीम कर देना है। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके लिए 30 इयर्स भी है, लेकिन मेनली जो है वो 20 इयर्स ही है आपकी। और किस तरह के होते हैं? फुली पेड अप होने चाहिए। पूरी तरह से पूर्णत होने चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ₹100 का है तो पूरे ₹100 कंपनी को मिल गए होने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, कंपनी के वित्तीय विवरणों में क्या शामिल होता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के होते हैं उसमें तीनों ही चीजें आती हैं, बैलेंस शीट भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 240 दो ये सब सेक्शन आपको 40 है। उसमें कहा है कि वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र, लाभानी खाता, नगद प्रवाह विवरण और खातों के नोट्स भी शामिल होते हैं। नोट्स टू अकाउंट भी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, समावेलन से पूर्व के लाभ को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ इनकम में। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट तो दो तरह का होता है, एक समावेलन के पूर्व का होता है, एक बाद का होता है। जो पूर्व का होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये पूंजीगत लाभ होता है। तो इसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये क्वेश्चन क्या है? तो जैसे हम पूंजीगत है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और जो बाद का होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, आंतरिक मूल्य पद्धति का उपयोग किसके मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है? डिबेंचर्स, गुडविल, शेयर्स, फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर किसका यूज, किसके लिए यूज करते हैं? तो शेयर्स के लिए यूज करते हैं। जितने भी फिक्स्ड और करेंट एसेट है दोनों को ऐड करके उसमें से हम जो करेंट लायबिलिटी होती है उसको लेस कर देते हैं, उसका यूज करते हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स जितने होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, तो शेयर की वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट है,
सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, जो अधिलाभ है सुपर प्रॉफिट है उसकी गणना कैसे की जाती है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नेट प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप गुडविल निकाल रहे होते हैं यानी कि जो ख्याति होती है जब आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड हम लगाते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला होता है उस एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो निकल करके हमारा सुपर प्रॉफिट आता है, फिर नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे होते हैं, तो सुपर प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी निकल करके गुडविल आ जाती है। कुछ इस तरह से इसको हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अमल्गमेशन इन द नेचर ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इज पेड टू। क्रय की प्रकृति के सम्मेलन के मामले में क्रय प्रतिफल का भुगतान किससे किया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिटर, बैंक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब अमलगमेशन हो रहा है और परचेज कंसिडरेशन जो है वो किस तरह का है, किस नेचर का है, तो वो परचेज के नेचर का है, नेचर ऑफ परचेज है। तो वहाँ पर हम पेमेंट जो कर रहे हैं किसको करते हैं? तो सिंपल सी बात है, बिजनेस किसका होता है, ओनर कौन है? ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, तो पेमेंट भी किसको करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और शेयर होल्डर्स में भी ध्यान रखिएगा समतांशधारी जो होते हैं वो मेनली ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द excess of purchase consideration over net asset acquired is called। अधिग्रही शुद्ध संपत्तियों पर क्रय प्रतिफल की अधिकता को क्या कहा जाता है? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, गुडविल, कैपिटल सरप्लस। यहाँ पे क्या कह रहा है, परचेज कंसिडरेशन जो है, नेट एसेट जो है हमारी हमारे यानी कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये परचेज यानी कि जितने का हमने सेल कर रहे हैं वो परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा है और हमारी जो एसेट्स हैं आ रही हैं, नेट एसेट है वो कम है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, गुडविल कहलाती है। ये क्या हो जाती है, ये ख्याति होती है, यानी कि आप किसी को ज़्यादा पैसे क्यों देना चाह रहे हैं? इसीलिए तो देना चाह रहे हैं, यानी कि जितने की एसेट्स हैं आप उससे ज़्यादा उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तभी तो करेंगे ना जब उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, उसकी ख्याति ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय। समेकित वित्तीय विवरण जो होता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वेंडर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पर कह रहा है जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो या बाकी के स्टेटमेंट्स होते हैं मिला करके, तो वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो जो होल्डिंग कंपनी होती है वो तैयार करती है। एक सब्सिडरी कंपनी हो जाती है, एक होल्डिंग होती है। एक कंपनी समझ लीजिए, एक कंपनी बी हो जाएगी। ए ने बी के 60% शेयर समझ लीजिए परचेज कर लिए हैं। तो ए के पास बी के 60% शेयर, तो ए क्या है, ए हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और बी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो ए बनाएगी, अपने भी अपने जो बिजनेस वो कर रही है और साथ में जो 60% उसने बी का लिया था उन दोनों को मिला करके। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज आल्सो नोन एज। नियंत्रण की लागत को इस रूप में भी जाना जाता है, रेवेन्यू रिजर्व है, गुडविल है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को और हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम ख्याति कहते हैं, उसे गुडविल कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। In holding company accounts, if the investment price exceeds the holding company's share in the subsidiary's net asset, it is called cost of control or goodwill। तो जो अभी मैंने आपको समझाया था, हाँ, तो माइनस करके जो हम लोग निकाल रहे थे तो आप गुडविल को ही हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन दोनों तरह से बन सकता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। नेक्स्ट है यहाँ पर, इक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन इज जनरली कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ। निस्तापक का निस्तारक होता है, यहाँ पर निस्तारक बोलते हैं, का पारिश्रमिक आमतौर पर किसके प्रतिशत के रूप में गिना जाता है? टोटल लायबिलिटीज, एसेट रियलाइज्ड, कैपिटल इशूड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ये होता क्या है, पहली बात तो लिक्विडेटर होता है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, मतलब समापन में जाती है, जब कंपनी का समापन हो रहा होता है तो वहां पर एक निस्तारक जो कि कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है उनको एक्वायर कर लेता है, होल्ड कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए, और उसके बाद वो उनको सेल करता है, फिर जो भी अमाउंट आता है उससे जो भी दायित्व होते हैं, कंपनी के लायबिलिटीज होती हैं, उनको पेमेंट करता है, तो वो हो जाता है लिक्विडेटर। तो उस लिक्विडेटर को हम जो पारिश्रमिक देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, किस तरह देते हैं? तो जो उसकी वसूली की संपत्तियां हैं उसके 1% के रूप में दिया जाता है।
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर पेड बिफोर। तो अधिकार लेनदारों को किससे पहले भुगतान किया जाता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड है, लिक्विडेटर्स हैं या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि किसके बाद किसको किया जाता है, सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाता है। तो सबसे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनसे पहले प्रेफरेंस है, सिंपल सी बात है। तो अधिकार रख रहे हैं तो पहले उनको पेमेंट किया जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज क्लासिफाइड एज। नगद प्रवाह विवरण के तहत एक गैर वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, नन ऑफ द अबव। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पर 3 तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो उस एक्टिविटी में से किसमें हम डालते हैं जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमको एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी का, यानी कि गैर वित्तीय कंपनी है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप उसको कहाँ पर दिखाएँगे, किस एक्टिविटी में दिखाएँगे? तो इन्वेस्टिंग में जाएगी। आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, उसके बदले में आपको उससे इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज क्लासिफाइड अंडर विच हेडिंग इन शेड्यूल थर्ड। जो कर के लिए प्रावधान है वो अनुसूची 3 में किस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म है, अदर करंट लायबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है? इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग ज़रूर से दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और पहले इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियोज़ चाहिए हैं, उस सब्जेक्ट का नेम ज़रूर से क्लियर से मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसकी पीडीएफ के लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।